अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान और आप देख रहे हैं क्लीन फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी। इस लेक्चर सीरीज़ का आज ये टॉपिक है हमारा। थोड़ी सी थ्योरी है, इसको हज़म करना है और हमारा प्रूव क्या है, S इज़ इक्वल टू के बी एल एन ऑफ ओमेगा। ये प्रूव होने वाला है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है। सबसे पहले तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक छोटी सी चेंजिंग कर लें। ठीक है, कि जब हमारे पास जो हम प्रूव कर रहे थे, हमने क्या है, एक ही एनर्जी लेवल को जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था अगर एक पार्टिकल हो तो हमारे पास क्या है, जी जे पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब जितनी स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे दो स्टेट्स हैं, एक ये, तो अगर मेरे पास पार्टिकल एक है तो इसकी मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जितनी जी जे की वैल्यू है उतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, समझ आई। और इसको मैं लिख सकता हूँ टू जी जे की पावर वन। अब मेरे पास अगर दो पार्टिकल्स हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, जी जे का स्केयर। अगर जी जे का स्केयर है, जी जे इज इक्वल टू वन लूँ तो वन का पावर टू वही वन आनी है, यानी एक ही बार। अगर मैं दो ले लूँ, ठीक है, जी जे इज इक्वल टू टू, तो फोर पॉसिबिलिटीज़ बननी चाहिए। तो मैं बना के दिखा देता हूँ। पहले दो पार्टिकल इधर, यहाँ पे कोई भी नहीं। ठीक है, ये एक होगी, ये दूसरी है, एक इधर एक इधर। ठीक है, और तीसरी क्या बनेगी, इनका रिवर्स, क्योंकि पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में। तो ये रिवर्स इनका आ जाएगा। और चौथी क्या बनेगी, इधर कोई पार्टिकल नहीं और इधर दो, तो ये इस तरह बनेगा। अगर तीन पार्टिकल्स हैं तो जी जे की पावर थ्री, इसी तरह एन पार्टिकल्स हैं तो जी जे की पावर एन। और उस लेवल की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, जी जे की पावर एन। इससे आगे जितना प्रूफ था वो सेम है, इसी चीज़ को आपने थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना है अपने नोट्स में। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जो आज हमने डिस्कस करना है। अगर आपने पीछे से जो लेक्चर रहते हैं वो नहीं देखे तो वो आप देख लें, क्योंकि आपस में क्या है, लेक्चर्स का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेटेड होते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, इन दिस सेक्शन वी विल रिलेट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विद टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। जो ओमेगा था, हमने ओमेगा कहा था, ठीक है, उसको हमने एंट्रोपी के साथ आज रिलेट करना है इस टॉपिक में। यही हमारा आज प्रूव है। उससे पहले एक छोटी सी बात है, ये देख लें ये रिलेशन क्या है। चैप्टर 8 में जो सीयर्स की मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ उसमें ये मौजूद है। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, चेंज इन एंट्रोपी का रिलेशन है। ठीक है, उसके साथ सिंपली टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रिलेशन याद रखना है। इसी से आगे हमने इसी रिलेशन से क्या निकालने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये चीज़ है जो आप के लिए अननोन हो सकती है, ये है केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, इस पे एक पूरी बहस है, चैप्टर 8 में मौजूद है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, आप ये अपने नोट्स में लिखना चाहें, क्योंकि मैं सीयर्स की बुक को फॉलो कर रहा हूँ तो मैंने सीयर्स की बुक में एंट्रोपी में तो वैसे ये इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ये क्योंकि एंट्रोपी से रिलेटेड ही फंक्शन है तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, as we know the for the two equilibrium states of an open PVT system in which the temperature, pressure and chemical potential are the same, but in which the energy, volume and number of particles are different, the principle of thermodynamics lead to the result. अब देखें, इसकी कंडीशन है, इस रिजल्ट के लाने की एक कंडीशन है। ठीक है, ये आपने पढ़ लेनी है बुक से, सीयर्स की बुक है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा, यहाँ से मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ। फ्रॉम स्टेटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिजल्ट्स इन द चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई भी पार्टिकल चेंज करते हैं तो एक पार्टिकल के चेंज करने से एनर्जी सिस्टम की चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हमने एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए बोज आइंस्टाइन को देखा, फर्मी डेराक को एग्जांपल को सॉल्व किया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को किया। जहाँ जिस लेवल पे हम पार्टिकल रखते थे उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी हो जाती थी, और अगर हम वहाँ से पार्टिकल को ख़त्म करेंगे तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी पार्टिकल के चेंज करने से, तो उसकी माइक्रोस्टेट्स भी चेंज हो जाएंगी। For example, if the energy U is increased from 6e to 7e in the example that we have solved for the Bose-Einstein statistics, then total microstates increase from
15, 32 to 23, 40 and the average occupation number of the level changes। ठीक है, अब हम ये क्या देख रहे हैं, ये आपने समझना है इस चीज़ को, ये पीछे वाले लेक्चर से फुल रिलेटेड चीज़ है कि अब देखें हमने अगर एक पार्टिकल बढ़ाते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या है, या एक पार्टिकल ना बढ़ाएं उसकी प्लेसमेंट लेवल चेंज कर दें, तो क्या है, आपने अगर पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब देखें अगर एक मैं पार्टिकल 6 पे रख देता हूँ और एक लेवल 1 पे रख देता हूँ तो एनर्जी 7E बन जाएगी। ठीक है, या अगर मैं सिर्फ एक पार्टिकल बढ़ाता हूँ, ठीक है, पार्टिकल बढ़ाने से माइक्रो स्टेट्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, माइक्रो स्टेट्स यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गई, ये बोज आइंस्टाइन वाला जो फार्मूला हमने डेराइव किया था आप उससे देख सकते हैं। अब आते हैं कि हमने एंट्रोपी और इसके फंक्शन को आपस में कंपोज करना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, हाउएवर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द टोटल एंट्रोपी एस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सिस्टम्स इज गिवन एज। अब ये यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो एक्सटेंसिव है, अगर हम क्या है नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाते हैं या कम करते हैं उसका इसके साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब एंट्रोपी अगर हम लेट कर लेते हैं कि दो सिस्टम्स हैं हमारे पास और उनकी एंट्रोपी क्या है, एक की S1 है और एक की S2 है। ये एंट्रोपी जो है ना, सॉरी यहाँ पे ये एडिटिव इन नेचर लिखना था, यहाँ पे इसको चेंज कर दें, ये एडिटिव इन नेचर है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है एडिटिव, जो एंट्रोपी है वो एडिटिव इन नेचर है, यानी कि हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, अगर 3 सिस्टम होते तो S1 प्लस S2 प्लस S3 कर देते। ठीक है, उम्मीद है ये बात यहाँ तक समझ आ गई। इसको मैं इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। अब इक्वेशन 2 को हम क्या है मैं आगे यूज़ करना है, इसलिए इसको किसी इक्वेशन का नेम दिया। ऑन द अदर हैंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम इज गिवन एज। अब देखें थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, वो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है, तो हमें उसकी बजाय ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हमने आपस में क्या है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास क्या है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है। अब दीज बोथ आर टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब देखें ये एडिटिव इन नेचर है और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब हमने इनका रिलेशन क्रिएट करना है, पहले हम सपोज करेंगे। ठीक है, और लास्ट पे हमें पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली है भी यही चीज़ दीज। ठीक है, बट ओवर विजन इज टू रिलेट दीज बोथ। अब हमारा क्या मकसद है, इन दोनों को आपस में हमने रिलेट करना है। ठीक है, लेट एस, अब क्या है हमने इनको आपस में रिलेट करना है। अब मैं सबसे पहले हमने क्या है लेट एस इज द सम अननोन फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम एंट्रोपी नहीं कह रहे, हम इसको एक अननोन फंक्शन कह रहे हैं कि अननोन फंक्शन है। फंक्शन किस चीज़ का है, ओमेगा का है, ये हमने सपोज किया है। ठीक है, ये हमने सपोज किया है, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स होता है, एफ हमारे पास एक फंक्शन है किस चीज़ का, एक्स का। जी ऑफ टी एक फंक्शन है, वो किस चीज़ का फंक्शन है, टी का फंक्शन है। इसी तरह हमने ये चीज़ सपोज कर ली है कि सपोज जो एस है, ठीक है, ये अननोन भी अननोन फंक्शन है और ये ओमेगा का अननोन फंक्शन है। ठीक है, किस चीज़ का, ओमेगा का। तो हम इसको लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू जे इंटू ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमने एक अननोन फंक्शन लेट किया है। देन इक्वेशन 2 बिकम्स, ठीक है, हमने लेट किया एस इज इक्वल टू जे ऑफ ओमेगा, ये अननोन फंक्शन है। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 2 है। तो अब S1 की जगह क्या आ जाएगा, J इंटू ओमेगा 1 और S2 की जगह क्या आ जाएगा, J इंटू ओमेगा 2। ठीक हो गया, सिंपल ये बात। और S के लिए क्या आ जाएगा, क्योंकि अब देखें
एस फंक्शन की इसका है, S1 का भी है, S2 का भी है। वैसे इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम इसको क्या रिलेट कर रहे हैं। अब एस यहाँ पे दोनों दोनों चीज़ों का फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो ये जे ऑफ ओमेगा है, ये ओमेगा 1 का भी फंक्शन है, ओमेगा 2 का भी है, क्योंकि इक्वेशन की दोनों साइड्स को हमने इक्वेट करना होता है। तो इक्वेट कैसे करेंगे, अब इसकी जगह मैं सिंपली क्या है लिख सकता था एस ओमेगा 1 और ओमेगा 2। मैंने क्यों लिखा है इसकी क्योंकि ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बोथ का फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे ओमेगा 3 प्लस हो रहा होता जे इंटू ओमेगा 3, तो वो तीनों का फंक्शन बन जाता। अब देखिए मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, ठीक है। ये बात अपने माइंड में रखनी है कि ये एस इज इक्वल टू जे ऑफ ओमेगा, ये हमने लेट किया है, ये एंट्रोपी का फंक्शन, ठीक है, ये हमने सिर्फ सपोज किया है, ठीक है। अब देखें मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, डेरिवेटिव बोथ साइड्स पे लेना है, ठीक है। अब डेरिवेटिव बोथ साइड्स पे लेना है, अगर मैं ओमेगा 1 के हिसाब से लेता हूँ तो मुझे इस साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बोथ मौजूद हैं। और दूसरी साइड पे ओमेगा 1 के मैं हिसाब से लेता हूँ तो ओमेगा 2 वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी ही नहीं है। अब देखें इस साइड का जो डेरिवेटिव है, इस चीज़ को समझना है। अब देखें अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, साइन ऑफ 2 थीटा का हम जब साइन ऑफ 2x कह लें, साइन ऑफ 2x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कॉज ऑफ 2x, और देन 2x का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। वो 2 अलहदा से आ जाता है, 2 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 कॉज ऑफ 2x। इसी तरह अगर मेरे पास फंक्शन हो f ऑफ x, तो मैं उसका डेरिवेटिव लेता हूँ f प्राइम ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। समझ आई, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब अगर मेरे पास फंक्शन है f ऑफ 2x, ठीक है, f ऑफ 2x, तो मैं इसको लिखूंगा f प्राइम ऑफ 2x, और अंदर वाली चीज का अगेन मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 2f प्राइम ऑफ x, मुझे ये चीज डिनोट करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने फंक्शन का ये मैं सिर्फ डेरिवेटिव के बारे में बता रहा हूँ। वैसे क्या है, जो लेक्चर देते हैं वो कहते हैं कि ये आप लोग को ये चीज़ें आती हैं। अब देखें मैं इसको ये था जे फंक्शन, तो मैं इसको कह देता हूँ जे प्राइम है, और देन अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लूँगा तो ओमेगा 1 के हिसाब से है, तो वो ओमेगा 1 के हिसाब से 1 हो जाएगा, और ओमेगा 2 साथ में आ जाएगा, जो कि एज अ कांस्टेंट है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। और दूसरी साइड ये आ गई। अब ये इक्वेशन 5 बन गई। अब मैं इसी इक्वेशन 4 का अगेन डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा 2। अब अगेन सेम वही केस है, पहले मैं इसको जे प्राइम लिख देता हूँ और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लूँगा तो ओमेगा 2 का 1 हो जाएगा, और ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा 1 कांस्टेंट होगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, किसको, इक्वेशन 5 बाय 6। इक्वेशन 5 पे मैं इक्वेशन 6 को डिवाइड कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये दोनों क्या है, सेम चीज़ें, सेम टर्म्स बन रही हैं, मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक हो गया जी, मैं कैंसिल कर सकता हूँ और कैंसिल कर भी दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ में क्या है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो ये टर्म इस साइड पे आ गई, ठीक है, जैसा कि यो, और ये वाली टर्म इस साइड पे चली गई ओमेगा 1 इंटू। इसी तरह अगर मेरे पास एक ओमेगा 3 वाली टर्म होती तो वो भी इसी तरह इनके इक्वल आ जाती, ओमेगा 4 वाली होती, ओमेगा 5 वाली होती, तो ये टर्म्स आपस में क्या है, इक्वल बन रही हैं, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, और इधर भी, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो मैं इनको क्या है कंसीडर कर सकता हूँ कि अगर ये इक्वल हैं तो ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तभी कोई चीज़ इक्वल होती है, ये फॉर एग्जांपल 3 है और ये भी 3 है, मतलब तभी तो ये इक्वल हैं। अगर मैं इसको 3 कह दूँ और इसको 4, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। इनकी इक्वलिटी के लिए इनको मैं क्या है, कांस्टेंट हम कह सकते हैं। अब ये कांस्टेंट है तो इसको, कांस्टेंट को हमने क्या है, के बी का नेम दे दिया है। तो देखें के बी इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, मैंने इसको जनरलाइज भी साथ में कर दिया है। मैं इसको पहले लिखता के बी इज इक्वल टू ओमेगा 1 और डी जे इन ओमेगा 1 का फंक्शन, जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैं अगेन लिखता के बी इज इक्वल टू ओमेगा 2, फिर मैं लिखता के बी इज इक्वल टू ओमेगा 3। तो मैंने इसको जनरल लिख दिया है, ठीक है।
जनरल ये n क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो ये किस चीज़ के इक्वल है, के बी के। अब यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ से नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इस ओमेगा एन को मैंने दूसरी साइड पे क्या है डिवाइड कर दिया, और ये डी ओमेगा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये आ जाएगा डी जे इंटू ओमेगा। अब इसके साथ जो n था मैंने इस n को क्या है नहीं लिखा, ठीक है, मैं सिर्फ एक टर्म को, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए किस चीज़ का, इस ओमेगा और s का, तो हम इस रिलेशन के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें n से मतलब नहीं है, हमने क्या है एक ही टर्म ले लिया और उसको मैं ओमेगा कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब दोनों साइड पे मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये जी ऑफ ओमेगा आ जाएगा इज इक्वल टू के बी, और इस चीज़ की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, एल एन ऑफ ओमेगा, क्योंकि 1/x की विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करें तो वो क्या आ जाती है, एल एन ऑफ एक्स आ जाती है। इसी तरह ये है 1/ओमेगा, तो इसकी क्या आ जाएगी, एल एन ऑफ ओमेगा। इस ये सिंबल से नहीं घबराना, इसको मैं ओमेगा पढ़ रहा हूँ, कुछ बुक्स में ये ऐसे भी शो किया गया है, ठीक है, ओमेगा जैसे होता है, और कुछ बुक्स में इस तरह शो किया गया है, जो सीयर्स की बुक है उसमें क्या है इस सिंबल से इसको डिनोट किया गया है, ठीक है। इसको वो क्या पढ़ते हैं, ओम, हाँ ओम भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको ओमेगा यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और साथ में एक कांस्टेंट भी होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन की हमारे पास कोई लिमिट्स नहीं थी, ठीक हो गया जी। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखें ये जो जी ऑफ ओमेगा था ये क्या चीज़ थी, ये हमने क्या लेट किया था, इसको एस के इक्वल ही तो लेट किया था, कि ये हमारे पास क्या है एस है, तो हम इसकी जगह एस रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी जगह मैंने क्या है सिंपली एस रिप्लेस कर दिया इज इक्वल टू के बी एल एन ऑफ ओमेगा। अब एस होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी हमारे पास क्या होती है, सिस्टम में डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, उसको हम क्या है एंट्रोपी कंसीडर करते हैं। और अगर हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम होगी तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हमारे पास एंट्रोपी ज़ीरो होती है, डिसऑर्डर ज़ीरो होता है, तो हम ज़ीरो कर लेते हैं। और एस इज इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। और ऐसा होता कब है सिस्टम में, अब देखिए मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, तो मैं उसको क्या है वो इक्विलिब्रियम में लाना आसान है, या उसको ऑर्डर में रखना, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पार्टिकल है उसको मैं ऑर्डर में रख सकता हूँ, दो हैं ऑर्डर में, ठीक है। जैसा कि आप अपनी बुक्स की एग्जांपल ले लें, आपने रूम में रखनी है तो आप उनको एक ऑर्डर में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल्स लाखों में होंगे, ठीक है, तो उनको ऑर्डर देना क्या है, ऑर्डर करना वो मुश्किल हो जाता है, तब हमारे पास एंट्रोपी ज़ीरो नहीं होती। तो मैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 लिया है, क्यों, क्योंकि एंट्रोपी ज़ीरो ले रहा हूँ इक्विलिब्रियम की हालत में, तो ओमेगा हमें क्या है कम से कम लेना पड़ेगा। अब एल एन ऑफ 1 हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये भी ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। एंट्रोपी पहले ही ज़ीरो है, तो सी इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट मेरे पास ज़ीरो बन जाएगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा एस इज इक्वल टू के बी एल एन ऑफ ओमेगा। अब ये हमने रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। एंट्रोपी और माइक्रोस्टेट्स, ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को शो करता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब इनका रिलेशन हमने निकाल लिया, इंपॉर्टेंट प्रूव है ये हमने निकाल लिया। अब इसको आगे हमने बहुत यूज़ भी बहुत करना है, ये भी माइंड में रखना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने निकालने हैं वो इसी रिलेशन के बगैर निकल ही नहीं सकते। अब the entropy is considered as the measure of the disorder of the system. According to Planck's statement of third law, the entropy of the system in internal equilibrium approaches zero as the temperature approaches zero. अब देखें ये कह रहा है कि प्लैंक का थर्ड लॉ, उसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि एंट्रोपी ज़ीरो को तब अप्रोच करती है जब हमारे पास टेम्परेचर ज़ीरो को अप्रोच करता है। Therefore, system in internal equilibrium must be perfectly ordered at absolute zero. तो हम क्या है उसको absolute zero पे perfectly order होगा सिस्टम, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये इसको हमने देखा। अगर किसी पॉइंट की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस। पहले हम क्या है, बोज-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे, देन फर्मी डिराक का, देन क्लासिकल, और देन हमारे पास क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये दो अलग-अलग फंक्शन है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था कि वो स्टैटिस्टिक्स क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए, तो हम उसको क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहते थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जब बात आती है तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक अलग चीज़ है और क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये एक अलग चीज़ है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह विद डिटेल उनकी डेरिवेशन करेंगे। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।